हम लोग देख रहे हैं PNC, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे थ्योरी के नाम पे कुछ खास नहीं है, सिर्फ दो प्रिंसिपल होते हैं, दो पैराग्राफ, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल एंड एडिशन प्रिंसिपल। तो इस चैप्टर की लर्निंग सिर्फ क्वेश्चंस के ही थ्रू हो सकती है। जितने मैक्सिमम वैरायटी क्वेश्चन हम करेंगे तभी हम सीख सकते हैं चैप्टर। तो देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में कोई भी काम हो रहा होगा जिसको हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट 1 m वेज से हो रहा है। एक्सपेरिमेंट 1 को करने के m वेज हैं, डिफरेंट वेज। एक्सपेरिमेंट 2 कोई दूसरा वर्क है, उसको करने के n डिफरेंट वेज हैं। एंड ये दोनों एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर होंगे। मीन्स एक ही हैपनिंग, एक का होना या ना होना दूसरे के होने या ना होने पे डिपेंड नहीं करेगा। इट मीन्स वो इंडिपेंडेंट टू ईच अदर है। एंड these two experiments can be performed at the same time। अगर ये एक्सपेरिमेंट एट द सेम टाइम हो रहे हैं, बीच में हो सकता है ये लिखा हो कि एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2, नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2 जो कि आते हैं m × n वेज। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट डिफाइन करेंगे, उसके नंबर ऑफ वेज डिफाइंड करेंगे। एक्सपेरिमेंट 2 उसके नंबर ऑफ वेज, फिर चेक करेंगे क्या ये एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर हैं या नहीं है। देन क्या ये एक्सपेरिमेंट एट द सेम टाइम परफॉर्म करे जा सकते हैं कि नहीं। कई बार इसके बीच में एंड लिखा होगा और कई बार एंड अंडरस्टूड होगा। तो ऐसे केस में हम नंबर ऑफ वेज को सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये जो नंबर ऑफ वेज आते हैं इसमें ऑर्डर भी काउंट होता है। इट इंक्लूड्स ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है भी देखते हैं। इट इंक्लूड्स ऑर्डर। ऑर्डर मतलब पहले कौन आया बाद में कौन आया, तो इसका रेलेवेंस वही बाद में समझ में आएगा। पार्ट 1 में इसको डिटेल में डिस्कस करा था हम लोगों ने। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इसका लिंक मिल जाएगा। तो पार्ट 1 में ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करी हुई हैं। तो इसके आगे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें एक्सपेरिमेंट डिफाइन करने होंगे। फिर ये देखना होगा क्या वो एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं है, एट द सेम टाइम परफॉर्म करे जा सकते हैं कि नहीं करे जा सकते हैं। जब ये 3-4 चीज़ें हम कंफर्म कर लेंगे तभी मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन 1 है, इफ़ रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। ये गिवन है कि चीज़ें रिपीट नहीं होंगी, और जो भी कंडीशन गिवन होती है एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चन में वो लॉ होती है, और लॉ को मानना, ओबे करना, लॉ को मानने से हम डिपेंडेंट नहीं होते। तो हाउ मेनी 3 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड, 3 डिजिट नंबर फ्रॉम दीज 6 डिजिट्स। तो 3 डिजिट नंबर बनाना है, काफ़ी सिंपल एग्जांपल है। शुरुआत में भी बेसिक क्वेश्चन ही देख रहे हैं। तो हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स हैं। इसका आंसर हमें पता है, सब लोग बड़ी आसानी से ले आएंगे, लेकिन पूरा प्रोसेस समझना है। एक्सपेरिमेंट 1 है पहले प्लेस को फिल करना जिसके 6 वेज हैं। फिर एक्सपेरिमेंट 2, कोई ज़रूरी नहीं कि हम सेकेंड डिजिट ही फिल करें, थर्ड डिजिट भी फिल कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट 2 को करने के 5 वेज हैं, क्योंकि जो नंबर आ गया लेट से यहाँ पे पहले प्लेस पे 3 आ गया, तो अब नेक्स्ट प्लेस पे 3 नहीं आ सकता। 3 के अलावा कुछ भी आ सकता है, 2, 5, 6, 7, 9, कोई भी आ सकता है। तो 5 वेज। अब एक्सपेरिमेंट 3 है बीच का प्लेस फिल करना। बीच का प्लेस फिल करना, ऑब्वियसली इसके कितने वेज होंगे, 4 डिजिट्स बची हैं हमारे पास, 4 वेज। तो यूजुअली बिना सोचे समझे लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं,
लेकिन ऐसा नहीं करना है। इनिशियल क्वेश्चन में तो आसान है चीज़ें, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा तो ये फिर गलत होने लग जाएगा। तो पहले हमें समझना है कि मल्टीप्लाई क्यों करा जाता है। तो 3 एक्सपेरिमेंट हो गए। एक्सपेरिमेंट 1 हो गया, पहला प्लेस फिल करना 6 तरीके। एक्सपेरिमेंट 2 हो गया, दूसरा प्लेस फिल करना 5 वेज। एक्सपेरिमेंट 3 हो गया, बीच वाला प्लेस फिल करना 4 वेज। अब दीज 3 एक्सपेरिमेंट्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। कैसे हैं इस बात को देखते हैं या चेक करते हैं क्या ये इंडिपेंडेंट हैं। पहले प्लेस पे कोई भी आ रहा है, दूसरे प्लेस पे वो नहीं आ सकता, तीसरे प्लेस पे जो 2 नंबर यहाँ आ चुके हैं और यहाँ आ चुके हैं वो तीसरे प्लेस पे नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरह समझ सकते हैं, 3 फ्रेंड्स हैं, और वो किसी के घर पे गए। F1, अगर F1 यहाँ बैठ गया है पहला फ्रेंड, तो ऑब्वियसली F2 यहाँ तो नहीं बैठ सकता, और वो डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, F1 बैठ गया तो F2 यहाँ बैठ सकता है या फिर F2 यहाँ बैठ सकता है। तो जो पहला बैठा था उसके पास 3 चॉइस, जो दूसरा फ्रेंड गया उसके पास 2 चॉइस, और तीसरा ऑब्वियसली फिर यहाँ पे आके बैठ जाएगा। तो इस बात को अपनी डेली लाइफ में सोच सकते हो, हम ऐसा ही करते हैं। इस वजह से हम डिपेंडेंट नहीं होते। ऑब्वियसली कोई अगर किसी चेयर पर बैठ गया है तो उसको उठा के हम वहाँ नहीं बैठेंगे। तो सेम चीज़ डिजिट्स में भी है, जब रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। इस वजह से कोई भी डिजिट कहीं पे भी आ सकती है, लेकिन चीज़ें रिपीट नहीं होनी है। फॉर एग्जाम्पल ये सीटिंग अरेंजमेंट का, 3 फ्रेंड्स हैं और 3 चेयर से बैठ रहे हैं, तो कोई भी कहीं पे बैठ सकता है, और कहीं पे भी बैठ सकता है, तो इससे हमें डिपेंडेंसी फील नहीं होनी चाहिए कि कोई यहाँ कैसे बैठ गया। तो दीज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। एंड क्या ये एक्सपेरिमेंट एट द सेम टाइम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कोई भी 3 डिजिट नंबर बनाना है इन 6 डिजिट्स में, तो हम सोच सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 562 बना दिया, तो एट द सेम टाइम तीनों डिजिट्स फिल करी जा सकती हैं 3 प्लेसेस पे। जैसे कि 3 फ्रेंड्स हैं और 3 चेयर से बैठना है, तो एक साथ भी बैठते हो, ऐसा नहीं कि 1 बाय 1 ही बैठेंगे। तीनों गए और तीनों एक साथ बैठ गए, तो ऐसा होता है, सोच सकते हो। तो एट द सेम टाइम ये एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, हो सकते हैं, करे जा सकते हैं। और लास्ट चीज़ है एंड यहाँ पे अंडरस्टूड है। 3 डिजिट नंबर बनाना है तो 3 डिजिट बनाना है, पहले को भी रखना है, दूसरे को भी रखना है, तीसरे को भी रखना है। लाइक 3 फ्रेंड्स हैं तो तीनों का बैठना ज़रूरी है, पहले को बैठाना है, दूसरे को बैठाना है, एंड तीसरे को बैठाना है। तो यहाँ पे एंड अंडरस्टूड है, तो ये 3-4 चीज़ें कंफर्म हो गई। अब इसके बाद हम इन नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 6 × 2, सॉरी यार है 5 × 6, 5 × 6 × 4, 5 × 6 × 4। तो चेक कर सकते हो, इट्स आंसर विल बी 120। पहले एक्सपेरिमेंट करने के 6 तरीके, दूसरे करने के 5 तरीके, तीसरे करने के 4 तरीके। तो 6 × 5 × 4 कर रहे हैं। तो ये बात समझने वाली कि हमने डायरेक्टली नहीं मल्टीप्लाई करा है, इन सारी चीज़ों को समझ करके मल्टीप्लाई करा है। तो बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है इनिशियली। तो एक एक क्वेश्चन इस तरह से ही समझते जाते हैं, लेकिन हम सीधे सीधे आंसर नहीं निकालेंगे, सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद ही आंसर निकालेंगे। अब सेम क्वेश्चन है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, कौन सी डिजिट से? 2, 5, सॉरी डिजिट्स देख लेता हूँ। दिस इज द क्वेश्चन। सेकेंड 2, 3, 5, 6, 7, 9 से, जो कि 400 से छोटा, 400 से छोटा अगर है तो 200 समथिंग हो सकता है, बिकॉज 2 ही गिवन है, 1 गिवन नहीं है। 200 वाले सारे नंबर आ जाएंगे एंड 300 वाले सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो 200 वाले अगर सारे नंबर्स आ गए तो डिजिट्स हमारे पास बची 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट बची। तो पहला एक्सपेरिमेंट इसको फिल करना 5 तरीके से, दूसरा एक्सपेरिमेंट इसको फिल करना 4 तरीके से। ऑब्वियसली ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बात समझ रहे होगे। ये एक्सपेरिमेंट 1 है, ये एक्सपेरिमेंट 2 है,
जो डिजिट यहाँ आ सकती है वो यहाँ नहीं आ सकती, जो यहाँ आ सकती है वो यहाँ नहीं आ सकती, जो फ्रेंड यहाँ बैठ जाएगा वो यहाँ नहीं बैठेगा, ऑब्वियसली जो यहाँ बैठा है वो यहाँ नहीं बैठेगा। इस वजह से हम डिपेंडेंट नहीं होते, और वैसे भी गिवन है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, इस वजह से हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, 5 तरीके यहाँ के लिए, 4 तरीके यहाँ के लिए, 5 into 4, तो 20 वेज यहाँ के लिए आ रहे हैं एंड 20 वेज यहाँ के लिए आ रहे हैं। तो इसको ध्यान से समझ सकते हो, बहुत लॉजिकल है, मैथ्स कहीं नहीं लगानी है। 200 वाले 200 वाले नंबर्स कितने मिल रहे हैं हमें? 20। 300 वाले नंबर कितने मिल रहे हैं? 20। तो टोटल कितने नंबर हो गए? ऑब्वियसली कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करोगे, टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? 40। 40 इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज कितने नंबर इसमें इवन होंगे। ठीक है, कितने नंबर इवन होंगे? तो हमारे पास इवन में 2 है, 6 है, 2 डिजिट्स हैं जो कि इवन है, बाकी 4 डिजिट ऑड है। तो इवन नंबर सभी को पता है, इवन नंबर कब होगा? जब लास्ट की डिजिट इवन, लास्ट की डिजिट इवन है। तो इवन के लिए हमारे पास 2 चॉइस हैं, तो लास्ट प्लेस के लिए 2 ऑप्शन। टोटल कितनी डिजिट्स आ रही हैं? 6 डिजिट्स आ रही हैं। एक डिजिट यहाँ पे हम फिल कर चुके हैं, कोई भी आइदर 2 या 6, तो एक डिजिट फिल कर चुके हैं। तो यहाँ के लिए 5 चॉइस आ रही है, और यहाँ के लिए 4 चॉइस आ रही है, और यहाँ के लिए 2 चॉइस आ रही है। मल्टीप्लाई कर दो, और क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये बात मन में तुम्हें सोचना ज़रूरी है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। एक्सपेरिमेंट बनाने हैं, उनके नंबर ऑफ वेज, ये पहला एक्सपेरिमेंट है, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है, ये तीसरा एक्सपेरिमेंट है। इनके नंबर ऑफ वेज डिफाइन करें, इस बारे में सोचना है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं इंडिपेंडेंट है, या इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन नंबर दे के नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, तो उसको हम क्लियर कर देंगे। तो 3-4 स्टेप्स जो सोचने हैं, उसको सोचने के बाद ही आगे मल्टीप्लाई करना है। तो इनमें से कितने नंबर्स ऑड हैं? ऑड नंबर कब होगा? जब लास्ट डिजिट ऑड होगी। कितनी डिजिट्स आ रही हैं? 2, 3, मतलब 6 डिजिट थी, 3, 5, 7, 9, 4 डिजिट ऑड है और 2 डिजिट इवन है। अच्छा, इसमें अगर 0 इंक्लूडेड नहीं है तो डिजिट कौन सी है उससे मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4 ऑड डिजिट हैं और 2 इवन डिजिट हैं। 4 ऑड डिजिट हैं, 2 इवन डिजिट हैं, तो लास्ट में हमें ऑड ही फिल करना है। ऑड फिल करने के लिए 4 चॉइस, कोई एक डिजिट आ जाएगी। 6 डिजिट्स थी तो इसके लिए 5 चॉइस एंड इसके लिए 4 चॉइस। और क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये सोचना है तुम्हें, दैट इज 80। फिर से वैसे एक्सपेरिमेंट बनाने हैं, नंबर ऑफ वेज बनाने हैं, सोचना है इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। एट द सेम टाइम तीनों डिजिट्स फिल करी जा सकती हैं कि नहीं करी जा सकती है। एंड अंडरस्टूड है कि एंड गिवन है। मल्टीपल ऑफ 5, अच्छा 5 गिवन है यहाँ पे। 5 का मल्टीपल तभी होता है जब लास्ट डिजिट 0 हो या फिर 5 गिवन है, दिस इज 5, लास्ट डिजिट 5 हो या फिर 0, तो ठीक है। मल्टीपल ऑफ 5 0 यहाँ पे है नहीं, तो 5 फिक्स्ड हो जाएगा। 5 यहाँ फिक्स कर दिया, 5 नंबर है, नंबर ऑफ वेज नहीं है। 5 फिक्स कर दिया, 6 डिजिट थी, अब हमारे पास बची कितनी? 5 तरीके यहाँ पे, 4 तरीके यहाँ पे, 5 into 4 सिंपल। तो शुरुआत में भी बेसिक क्वेश्चन ही कर रहे हैं, लेकिन बेसिक ही सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये मल्टीप्लाई बिना सोचे समझे नहीं करना है, ये तीनों चारों स्टेप्स कंफर्म करेंगे तभी ये मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन हैव 4 चॉइसेस। अच्छा, जब परमिटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या पेपर करने की बात होती है तो सिंपली हम ब्लाइंड गेस करते हैं, हमें कुछ आता नहीं। अगर आता होगा तो एक ही आंसर शीट बनेगी, सिंपली ABCD में से कुछ भी टिक करना है। लाइक जैसे हमें क्वेश्चन पेपर मिला ही नहीं, सिर्फ आंसर शीट मिली है और उसको हमें रैंडमली गेस करना है। प्लस 100% पेपर करते हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, ये सब एजम्पशन है।
नो नेगेटिव मार्किंग। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। सिर्फ गेस वर्क होगा, पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये एजम्पशंस लेके चलने होते हैं। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, सब में ABCD 4 ऑप्शन है। तो अब देख रहे हो पहला एक्सपेरिमेंट है फर्स्ट क्वेश्चन करने का, और उसमें से 4 में से कोई भी हम आंसर टिक कर सकते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट है सेकंड क्वेश्चन करने का, उसमें से 4 में से कोई भी टिक कर सकते हैं। तीसरा एक्सपेरिमेंट है थर्ड क्वेश्चन करना। चौथा एक्सपेरिमेंट फोर्थ क्वेश्चन करना, 4 तरीके। पांचवा एक्सपेरिमेंट फिफ्थ क्वेश्चन करना, 4 तरीके। रैंडम गेस वर्क करना है तो हर एक क्वेश्चन में 4 चॉइसेस हैं, ABCD में से कुछ भी टिक कर सकते हो। और ये इंडिपेंडेंट है। कैसे? पहले क्वेश्चन में मान लो हमने A टिक करा, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे कोई आइडिया नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, तो इंडिपेंडेंट है। और एट द सेम टाइम हम सोच तो सकते ही हैं, जैसे कुछ लोग सोच के जाते हैं कि सब में हम C टिक करके आएंगे। तो ये भी ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन पेपर मिला नहीं, ठीक है, सिर्फ आंसर शीट है। तो हम ऐसा सोच के जा सकते हैं कि सारे में A टिक कर आएंगे, तो कुछ में तो A आंसर आएगा ही। तो एट द सेम टाइम ये सोचा जा सकता है। या कोई ऐसे सोच सकता है कि हम ऑल्टरनेटिवली ABCD टिक करेंगे, तो एट द सेम टाइम ये सोचा जा सकता है। और एंड अंडरस्टूड है क्योंकि 5 क्वेश्चन बोला गया है तो पाँचों करने, 5 के 5 सारे करने। इस वजह से हर एक के लिए कितनी चॉइस आ रही है, 4। और 4 को 5 बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज फाइनली 4 to the power 5। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे। फॉर अ सेट ऑफ 5 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू एंड फॉल्स का कंसेप्ट पता है, या तो T टिक करते हैं या F टिक करेंगे, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मतलब हर एक क्वेश्चन को टिक करने के 2 तरीके। क्वेश्चन 4 को टिक करने के 2 तरीके, क्वेश्चन 5 को टिक करने के 2 तरीके। हर एक क्वेश्चन को टिक करने के 2 वेज हैं, ठीक है। नो स्टूडेंट हैज रिटन ऑल द करेक्ट आंसर्स। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखनी है, थ्योरेटिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये होता है। प्रैक्टिकली तो ये हो सकता है कि 2 लोगों की आंसर शीट सेम हो जाए, OMR शीट तुम सोच सकते हो, और होता भी है कई बार, अगल बगल बैठते हैं तो सेम आंसर शीट मिल जाती है। लेकिन थ्योरेटिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होगा। मान लो 100 क्वेश्चन आए, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहीं पे कन्फ्यूजन होता है। 100 क्वेश्चन आए, एक स्टूडेंट ने सारे में A टिक कर दिया। अब दूसरा कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता जो सारे में A टिक कर दे। हाँ, ये हो सकता है फर्स्ट 99 में A टिक कर दिया और लास्ट में 100 B टिक कर दिया, ऐसा हो सकता है। मतलब कुछ तो डिफरेंस आना चाहिए, फोटोकॉपी नहीं होनी चाहिए, सेम आंसर शीट नहीं हो सकती। तो सारे सही वाला एक ही स्टूडेंट होगा, क्योंकि आंसर शीट अगर तुम देखो किसी भी एक्सरसाइज के पीछे जो जिसमें सारे सही आंसर होते हैं, वो आंसर शीट एक ही होती है। और चूंकि सारी आंसर शीट जितनी भी थ्योरेटिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में डिफरेंट होती है, सब में A वाला दूसरा कोई स्टूडेंट नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है, कुछ लोग कुछ नहीं पढ़ के जाते तो यही सब करके आते हैं एग्जाम में, सब में A टिक कर दिया, सब में B टिक कर दिया। अब ऐसे लाखों बैठ रहे हैं तो हो सकता है 10 आंसर शीट ऐसी आ जाए या ज़्यादा आ सकती हैं जिसमें सब में A टिक है। लेकिन इन दिस केस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में सेम आंसर शीट नहीं हो सकती, मिरर इमेज नहीं हो सकती, कुछ तो डिफरेंस आना चाहिए। जैसा कि मेरे पास एक आंसर शीट है जिसमें सब में A है, दूसरी में कुछ तो डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि ऑल करेक्ट वाली ओनली 1 आंसर शीट होगी। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं और सब में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, 2 तरीके हैं। तो टोटल कितनी आंसर शीट बनेंगी, 2 की पावर 5, 32 टोटल ये टाइप ऑफ आंसर शीट बनेगी। और इसमें से एक ऐसी आंसर शीट होगी सिंगल जिसमें ऑल करेक्ट होगी। तो नो स्टूडेंट हैव
गिवन सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर, तो यहाँ तो बाई चांस दे रखा है, अगर आगे नहीं गिवन है तो ये मान के चलना कि सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर कभी भी नहीं होता है। व्हाट इज द नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो ऑल टाइप ऑफ आंसर शीट 32 हो गई, जिसमें ऑल सारे सही वाली एक आंसर शीट होगी, यूनिक होगी वो। तो टोटल कितने स्टूडेंट आ गए? 30। और ये क्यों मल्टीप्लाई करा है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये बात शायद समझ में आ रही होगी। उसी तरह से एक्सपेरिमेंट डिफाइन करने हैं, फिर तुम्हें चेक करना है क्या इंडिपेंडेंट है। लाइक यहाँ पे हमने टी टिक कर दिया, तो यहाँ एफ भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट है। और फिर से वही बात है, रैंडम गेस वर्क करना है। अगर हमें आता ही है पेपर तो ऑब्वियसली कोई एट द सेम टाइम गिवन पेपर को हम एक ही तरह से करके आते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ रैंडम गेस वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर बनाना है विदाउट यूजिंग दिस। तो देखो बचा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको नहीं लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में देखते हैं बहुत जल्दबाजी करते हैं लोग, इन्हीं डिजिट्स को लेकर के नंबर बना देते हैं। तो ये सब कीवर्ड्स हैं, इनको अंडरलाइन करते हुए चलना है, विदाउट यूजिंग दिस। एक हाइलाइटर होना चाहिए जिससे इस तरह के कीवर्ड्स को हम अंडरलाइन कर लें। तो अब तो बहुत आसान है, 3 डिजिट नंबर बनाना है। डिजिट्स कितनी है हमारे पास? 4, तो यहाँ पे 4 चॉइस। अब देखो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि विद रिपीटिशन या विदाउट रिपीटिशन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। विद रिपीटिशन और विदाउट रिपीटिशन। अच्छा, जहाँ पे कहीं कुछ लॉ रूल्स वगैरह नहीं है तो वहाँ पे हम फ्री हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो चीज़ों को ओपन ही रखना है। अगर नहीं गिवन है तो नहीं गिवन है तो विद रिपीटिशन, नहीं गिवन है तो क्या होना चाहिए? विद रिपीटिशन। अच्छा, कुछ स्टैंडर्ड कंसेप्ट बना के चलना पड़ेगा। 100 में से हो सकता है 2 बुक्स में वो विदाउट रिपीटिशन फॉलो कर लें, तो उससे अपने कंसेप्ट नहीं चेंज करने, अदरवाइज फिर कभी सीख नहीं पाएंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो अगर नहीं गिवन है तो चीज़ों को ओपन ही रखा जाता है। ऑब्वियसली ये लाइफ में भी देख सकते हो, अगर कोई कंडीशन नहीं लगा रखी है तो हम चीज़ों को ओपन एंडेड रखते हैं। तो इट मीन्स 4 हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 4 की। और क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये बात सबको पता है। वैसे 99% आंसर मैच कर जाएगा, लेकिन बाई चांस मान लो नहीं मैच करा तो फिर तुम विदाउट रिपीटिशन लगा सकते हो, 4 इंटू 3 इंटू 2। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि मान लो एग्ज़ाम में दोनों आंसर दे रखें, तो ऐसे केस में फिर कुछ नहीं करा जा सकता। अगर ढंग का एग्जामिनर है, ढंग का स्टैंडर्ड पेपर है, तो ऐसा नहीं होता, एक ही क्वेश्चन होगा। लेकिन इस बात को स्टैंडर्ड मानो कि नहीं गिवन है तो विद रिपीटिशन, चीज़ों को ओपन रखना। तो हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ चीज़ सीख रहे हो और इनको नोट करते जाना। 5th, हाउ मेनी नंबर बिटवीन 100 से 1000, 100 से 1000 के बीच में 3 डिजिट नंबर ही होंगे ऑब्वियसली, इन विच ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। कोई डिजिट नहीं दे रखी है तो डिजिट हमें पता है, सब ओपन रखनी है। नहीं दे रखा है तो सब कुछ यूज करना है। 10 डिजिट्स है। अच्छा, 3 डिजिट नंबर है तो यहाँ पे ऑब्वियसली 0 नहीं आ सकता, 001 इज नॉट अ 3 डिजिट नंबर। ओके, तो फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। हाँ, लास्ट प्लेस पे 0 आए, 3 डिजिट नंबर है, तो फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। दिस इज 9, दिस इज 8, दिस इज 9, डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। यहाँ पे 9, लेट्स से यहाँ पे आ गया 2, तो जैसा कि देखा हम लोगों ने, पहले प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, तो 9 चॉइस, 1 2 3 से लेकर 9 तक 9 चॉइस हो गई पहले प्लेस के लिए। अच्छा, दूसरे प्लेस पे 0 आ सकता है, 905 इज अ नंबर, 808 इज अ नंबर, दूसरे प्लेस पे 0 आ सकता है। तीसरे प्लेस पे 0 आ सकता है। और यहाँ पे बोला गया है डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, इन चीज़ों को अंडरलाइन करते हुए चलना है। लेट्स से पहले प्लेस पे 9 चॉइस है, तो पहले प्लेस पे 3 आ गए,
दूसरे प्लेस पे अब 0 आ सकता है, तो 3 आ गया तो 3 काट दो। अब फिर से 9 डिजिट बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दूसरे प्लेस के लिए फिर 9 चॉइस। अब दूसरे प्लेस पे लेट से सपोज कर लो 0 आ गया, तो 0 भी काट दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चॉइस। तीसरे प्लेस के लिए 8 चॉइस, तो 9 इंटू 9 इंटू 8 इज द टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो कि बन सकती हैं 100 से 1000 के बीच में। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, डिजिट्स डिस्टिंक्ट हैं, तो 100 आ नहीं सकता, क्योंकि 100 में रिपीटिशन हो गया, इसीलिए हमने यहाँ पे 8 चॉइस लिखी। और क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बात समझ में आनी चाहिए। तो अगर डिजिट डिस्टिंक्ट नहीं होती तो यहाँ पे इस बात के लिए प्रिकॉशन रखना पड़ता है कि 100 तो नहीं आ गया, 100 आ जाता तो उसको हमें एक्सक्लूड करना पड़ता है, बिकॉज 100 से 1000 के बीच के नंबर बताना। तो बहुत माइन्यूट सी मिस्टेक्स करते हैं लोग, और जिससे आंसर गलत आता है। और मिस्टेक माइन्यूट हो या बड़ी हो, गलत आंसर मतलब नेगेटिव हो। 100 से 1000 के बीच में ऐसे नंबर बताने हैं जिसमें आइदर या तो 2 आए या 9 आए, या तो 2 आए या 9 आए। 3 डिजिट नंबर ही होगा, या तो 2 आएगा या 9 आएगा। तो यहाँ के लिए भी 2 चॉइस, यहाँ के लिए भी 2 चॉइस, यहाँ के लिए भी 2 चॉइस, आइदर 2 और 9। मतलब ऐसा भी नंबर हो सकता है 222, ऐसा भी नंबर हो सकता है 292, 992, 999। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 और 9 में से कोई आना ही है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये पुराना कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। सारी चीज़ें चेक करके ही मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट इज 7। 100 से 1000 के बीच के नंबर बताने हैं सच दैट 7 इन इट्स यूनिट प्लेस। ठीक है, 7 उसके यूनिट प्लेस पे हो, तो 7 फिक्स कर दिया। जो नंबर लिखा जाता है वो अंदर बॉक्स के अंदर लिख देंगे और नंबर ऑफ वेज को बाहर लिखें, अदरवाइज बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ये 7 भी लोग मल्टीप्लाई कर जाते हैं जल्दबाजी में। 7 फिक्स कर दिया। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है कि रिपीटिशन अलाउड या नॉट अलाउड, कुछ भी नहीं दे रखा है। तो अगर नहीं दे रखा है तो चीज़ें ओपन रहेंगी। 7 यूनिट प्लेस पे फिक्स कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास अभी भी 10 डिजिट्स हैं। अगर नहीं दे रखा है तो रिपीटिशन अलाउड है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, यहाँ पे बस 0 नहीं आ सकता, फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, तो 9 में से कुछ भी आ सकता है, मतलब 7 भी आ सकता है, बिकॉज अगर नहीं दे रखा है तो इट मीन्स रिपीटिशन अलाउड है। यहाँ पे 0 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो एवरी डिजिट इज ओपन, सब कुछ ओपन है। तो इसके लिए 10 चॉइस, तो दिस इज 9 इंटू 10। और यहाँ पे बस प्रिकॉशन इस बात का रखना होता है, इस तरह क्वेश्चन में 3 डिजिट नंबर बना रहे हैं, कहीं वो 100 ना बन जाए। तो 100 बनेगा नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट 7 है, तो 100 नहीं बन सकता। तो इट्स आंसर इज 90। नेक्स्ट एग्जाम्पल 8। 100 से 1000 के बीच के नंबर सच दैट एटलीस्ट एक डिजिट 7। इसका जनरल तरीका 2-3 तरह से देख लेते हैं इसको। एटलीस्ट 1 डिजिट इज 7। टोटल नंबर ऑफ नंबर्स माइनस नंबर which does not contain 7। ये इसका जनरल तरीका है। कभी भी एटलीस्ट वाला क्वेश्चन होता है तो हम देखेंगे आगे कि हमेशा इस तरह से ही सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर निकाल लेते हैं और उसमें से फिर वो घटाते हैं जिसमें वो चीज़ नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स 100 से 1000 के बीच में कैसे आएंगे, तो वो सारे 3 डिजिट नंबर होंगे। पहले प्लेस पे
ज़ीरो नहीं आ सकता तो नो चॉइस, दूसरे प्लेस पे कुछ भी आ सकता है 10 चॉइस, तीसरे प्लेस पे कुछ भी आ सकता है 10 चॉइस। तो ये देखोगे 900 बनेगा, लेकिन 900 नंबर्स के बीच में नहीं है। जैसे पहले प्लेस के लिए नो चॉइस है, तो पहले प्लेस पे 1 आ सकता है, पहले प्लेस पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। दूसरे प्लेस पे 10 चॉइस है, तो दूसरे प्लेस पे 0 भी आ सकता है। फिर तीसरे प्लेस के लिए 10 चॉइस है, तो 0 भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे एक नंबर बन जाता है 100। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर बिटवीन 100 से 1000 899 आते हैं, ना कि 900। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स 899 हो गए, माइनस वो नंबर जो कि 7 कंटेन नहीं करते हैं, तो 7 को तो पिक्चर से बाहर कर दो। तो अब हमारे पास ओवरऑल 9 डिजिट्स बचे, 4 5 6 7 8 9। 7 को हमने हटा दिया, 9 डिजिट्स बचे। इन 9 डिजिट्स में से 3 डिजिट नंबर ऐसा बनाना है जहाँ पे 7 कहीं पे भी ना आए। तो पहले प्लेस पे हमें पता है 0 नहीं आ सकता और 7 भी नहीं आ सकता। तो पहले प्लेस के लिए नो चॉइस, 7 नहीं आना चाहिए कहीं पे भी। दूसरे प्लेस पे 0 आ सकता है, 0 आ सकता है, लेकिन 7 नहीं आ सकता। तो 10 डिजिट्स में से हमने 9 घटा दिया। तीसरे प्लेस पे 0 आ सकता है, लेकिन 7 नहीं आ सकता, तो 9। तो फिर से देख लो, पहले प्लेस पे ना तो 0 आ सकता है, ना ही 7 आ सकता है पहले प्लेस पे, सॉरी, तो इसके लिए 8 चॉइस होगी। पहले प्लेस पे ना तो 0 आए, ना ही 7 आए, तो इसके लिए 8 चॉइस। दूसरे प्लेस पे 7 नहीं आ सकता, 0 आ सकता है, तो 9 चॉइस। तीसरे प्लेस पे 7 नहीं आ सकता, 9 चॉइस। इसको ध्यान से देखना है। तो दीज आर 8 इंटू 9 इंटू 9। और क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बात समझ में आ रही होगी। फिर से देखते हैं, यहाँ पे एक चीज़ रिकाउंट हो गई है, कैसे हो गई है देखते हैं। तो पहले प्लेस पे 8 चॉइस है, 0 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, तो हो सकता है कि पहले प्लेस पे 1 आ जाए, 1 तो ओपन है ही। दूसरे प्लेस पे 7 नहीं आएगा, 0 आ सकता है, तो 0 आ सकता है। तीसरे प्लेस पे 0 7 नहीं आएगा, 0 आ सकता है। तो ये जो 8 इंटू 9 इंटू 9 नंबर्स बने, ऐसे नंबर्स सिंपल समझ सकते हो, ऐसे 3 डिजिट नंबर जो कि 7 कंटेन नहीं करते, उसमें 100 तो आएगा ही ना अगर सही निकाला है तो ये जो नंबर निकाला है इसमें 100 इंक्लूडेड है, तो उसमें से 100 घटा दें। या हम ये कर सकते थे, और एक बार सीख गए हो तो 900 नंबर यहाँ रहने देते हैं, जो कि टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इसमें 100 इंक्लूडेड है, और उसमें से ये घटा दें, क्योंकि इसमें इट इंक्लूड्स 100, इट इंक्लूड्स 100। तो इसमें जो एक्स्ट्रा 100 आया था इट्स सेल्फ नंबर, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ से देखो, ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 से 1000 सच दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देयर डिजिट इज 7। एग्जैक्टली एक डिजिट 7 है। अच्छा, एक डिजिट में थोड़ा सा कॉन्शियस रहना होता है, बिकॉज डिजिट में प्रॉब्लम ये होती है कि पहली डिजिट 0 नहीं हो सकती, 007 इज नॉट 3 डिजिट नंबर। लेकिन हाँ, यही क्वेश्चन अगर अल्फ़ाबेट्स में होता, ABCDEFG, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पहला अल्फ़ाबेट कुछ भी आ सकता है, तो उस केस में क्वेश्चन आसान हो जाता है। उस केस में हमें सोचना नहीं पड़ता। एग्जैक्टली 1 डिजिट इज 7। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही कि पहली डिजिट 0 नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्टली एक डिजिट 7 हो तो ठीक है। हम पहली ही डिजिट 7 कर लेते हैं, मतलब एक ही बार 7 आना चाहिए। अच्छा, और कुछ नहीं दे रखा है, इट मीन्स रिपीटिशन अलाउड। फर्स्ट प्लेस पे हमने 7 फिक्स कर लिया, दूसरे प्लेस पे कुछ भी आ सकता है, बस 7 ना।
तो 9 चॉइस। दूसरे तीसरे प्लेस पे कुछ भी आ सकता है, बस 7 ना है, 9 चॉइस प्लस मिडिल डिजिट 7 हो जाए, बीच की डिजिट 7 हो जाए। अगर बीच की डिजिट 7 हो गई तो पहले प्लेस पे अब ना तो 7 आएगा ना ही 0 आएगा, 8 चॉइस। लास्ट प्लेस पे 7 नहीं आएगा, 9 चॉइस। अब यूनिट प्लेस पे 7 फिक्स कर लेते हैं, तो पहले प्लेस पे ना तो 7 आएगा ना ही 0 आएगा। सेकेंड प्लेस पे 100 प्लेस पे 7 नहीं आएगा, 0 आ सकता है। तो सिंपली दिस इज द आंसर, 9 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 9, दिस इज द आंसर। हाँ, यही अगर अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 9 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कौन है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, नाम से फ़र्क नहीं है, 9 अल्फ़ाबेट्स हैं, कोई भी गिवन है और उनमें से बोला जाए ई होना ही चाहिए और हमें थ्री लेटर वर्ड बनाना। तो ई सबसे पहले हमने ई को उठाया, ई के लिए कितनी चॉइस आई, 3, कहीं पे भी ई को फिक्स कर दिया, 3 चॉइस है। फॉर एग्जाम्पल हमने फिक्स कर दिया है यहाँ पे। अब हमारे पास 2 प्लेस बचे और 9 लेटर्स थे जिसमें ई एग्जैक्टली एक बार आएगा, तो 8 लेटर्स बचे। तो इस प्लेस के लिए 8 चॉइस और इसके लिए भी 8 चॉइस, क्योंकि सिर्फ ई एग्जैक्टली एक बार आना है, बाकी तो चीज़ें रिपीट हो ही सकती हैं। तो जब अल्फ़ाबेट्स होता है तो फिर हमें इस तरह से नहीं प्रॉब्लम होती, लेकिन जब भी डिजिट्स हों तो इस बात का ध्यान रखना है, जैसे पहले हमने बताया कि 100 से 1000 के बीच में है, तो कहीं वो नंबर 100 तो नहीं बन रहा। इन केस में 100 बनेगा ही नहीं, बिकॉज सब में 7 आ रहा है, तो 100 में कहीं 7 होता नहीं। दूसरा, फर्स्ट प्लेस 1000 प्लेस कहीं 0 ना हो जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए जेंटलमैन हैज 6 फ्रेंड्स, 6 फ्रेंड्स हैं जिनको इनवाइट करना है और he has to send invitation card to them if he has 3 servants। इसमें बड़ी गड़बड़ करते हैं लोग, 3 की पावर 6, 6 की पावर 3, कुछ भी लिख लेते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4, जो भी आंसर देख लेते हैं उनको लगता है यही सही होगा, आंसर के अकॉर्डिंग अपने आप को कन्विंस करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, अदरवाइज ये चैप्टर कभी भी नहीं सीख पाएंगे। तो बेसिकली हमें फोकस करना होता है कि हमारा काम क्या है, वो काम हमें पूरा करना है, ना उस काम से ज़्यादा करना होता है कुछ भी, ना ही उस काम से कम कुछ करना होता है। और काम बेसिकली वो होता है जिसके आगे लिखा होता है इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेंड इनविटेशन। यहाँ पे हमारा काम क्या है, हम एक पार्टी ऑर्गेनाइज करें, इसमें 6 फ्रेंड्स को इनविटेशन भेजना है। हमारा काम है इनविटेशन भेजना। इनविटेशन भेजने का मतलब है फ्रेंड्स को इनवाइट करना। तो इनविटेशन भेजना इज इक्वलेंट टू फ्रेंड्स को इनवाइट करना। तो दोनों चीज़ें सेम है, फ्रेंड्स को इनवाइट करना या फिर इनविटेशन भेजना। तो हमारा काम है, ये काम पूरा होना चाहिए और इसी पे फोकस करना है। 6 फ्रेंड्स एंड 3 सर्वेंट्स, 6 फ्रेंड्स एंड 3 सर्वेंट्स। अब इसमें यही गड़बड़ होती है, लोग उल्टा सीधा सॉल्व कराते हैं इसमें। तो 6 फ्रेंड्स, हमारा काम है फ्रेंड्स को इनवाइट करना, हमारा काम सर्वेंट्स को इंगेज करना नहीं है। तो हम फ्रेंड्स के लिए चॉइस देखेंगे, चॉइसेस फॉर फ्रेंड। ये बात बिल्कुल क्लियर कट समझ में आनी चाहिए, चॉइसेस फॉर फ्रेंड। पहले फ्रेंड के पास कितनी चॉइस है, 3 चॉइस, 3 में से कोई भी सर्वेंट आ सकता है। दूसरे फ्रेंड के पास 3 चॉइस, तीसरे फ्रेंड के पास 3 चॉइस, चौथे फ्रेंड के पास 3 चॉइस, ऑब्वियसली 5वें फ्रेंड के पास 3 चॉइस, छठे फ्रेंड के पास 3 चॉइस। और ये 3 इंटू 3 इंटू 3 पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस बिकम 3 to the power 5। और किसके पास ये कितने एक्सपेरिमेंट हो गए, 6 एक्सपेरिमेंट हो गए, हर एक फ्रेंड को इनवाइट करना। और हर एक एक्सपेरिमेंट के पास 3 तरीके हैं, हर एक एक्सपेरिमेंट करने के 3 तरीके हैं। एक फ्रेंड के पास 3 में से सर्वेंट, 3 में से कोई भी एक सर्वेंट भेज सकते हैं। और जितने भी नंबर ऑफ वेज होते हैं, करा उसमें से एक ही काम करता है।
मान लो यहाँ से कहीं ऑफिस से अपने घर जाना है, नंबर ऑफ वेज, तो हम मेट्रो से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं। तो एट द सेम टाइम एक ही चीज़ से जाएंगे, बाइक से ही जाएंगे या मेट्रो से ही जाएंगे। एक साथ हम बाइक और मेट्रो से नहीं जा सकते, और ऐसा भी नहीं सोचा जाता है। जो भी यहाँ पे बात होती है एट द सेम मोमेंट की बात होती है। t=0, सेम मोमेंट की बात होती है। ऐसा नहीं कि आधे रास्ते हम बाइक से चले गए, आधे रास्ते मेट्रो से चले गए, ये नहीं। एट द सेम टाइम हम एक ही चीज़ से जा सकते हैं। तो एट द सेम टाइम फ्रेंड के पास एक ही सर्वेंट जाएगा। 3 चॉइस होने का मतलब क्या होता है कि उसमें से काम एक ही करना है, और इंडिपेंडेंट है, किसी भी फ्रेंड के पास कोई भी सर्वेंट जा सकता है। इस वजह से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 3⁵ इज द 6 फ्रेंड्स हैं, 3⁶ इज द नंबर ऑफ वेज। तो ये बहुत छोटा सा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी लोग गड़बड़ करके आते हैं। 3⁶ इज द आंसर, 6⁻³ आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in how many ways can four passenger can accommodate in 3 railway carriage? 4 पैसेंजर है। अच्छा, ये सब नहीं माना जाता है कि 4 पैसेंजर है तो फ्रेंड्स हैं, साथ में बैठेंगे, ये सब चीज़ें नॉनसेंस यहाँ पे नहीं सोची जाती। सब इंडिपेंडेंट हैं, कोई भी कहीं पे भी जा सकता है। 3 कंपार्टमेंट हैं रेलवे के, 4 फ्रेंड्स, 4 पैसेंजर। अच्छा, अगर फ्रेंड्स भी बोला जाएगा तो भी उसमें दिमाग नहीं लगाते कि साथ में बैठेंगे, जिसका जहाँ पे रिजर्वेशन होगा, जिसको जहाँ सीट मिली होगी वहीं बैठा जाएगा। 4 पर्सन है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है उनको एकोमोडेट करना। तो हम पैसेंजर के लिए चॉइस देखेंगे। फर्स्ट पर्सन के पास कितनी चॉइस है? 3। सेकेंड पर्सन के पास 3। थर्ड पर्सन के पास 3। एक कंपार्टमेंट में कितने भी लोग बैठ सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के पास 3 चॉइस, दूसरे के पास, सेकेंड पैसेंजर के पास 3 चॉइस, थर्ड पैसेंजर के पास 3 चॉइस। तीन कंपार्टमेंट है, और ये ऑब्वियसली डिपेंडेंट है, कोई भी कहीं पे भी बैठ सकता है, एट द सेम टाइम बैठ सकते हैं। एंड यहाँ अंडरस्टूड है, तीनों, फर्स्ट को भी बैठना है, सेकेंड को भी बैठना है, थर्ड को भी बैठना है, एंड अंडरस्टूड है। तो इस वजह से हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दिया। बी पार्ट, in how many ways 4 person can accommodate in 3 different chair? ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, सिंपल है। 3 चेयर्स हैं, 3 चेयर्स हैं और 4 पर्सन। अब काफ़ी लोग इसी में परेशान हो जाते हैं कि 4 पर्सन हैं, कैसे बैठेंगे, एक खड़ा रह जाएगा, एक का क्या होगा। तो यार ये सब नहीं सोचना होता है। जैसा डेटा दिया गया है स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करो। 4 पर्सन है, 3 चेयर है, तीनों को बैठना ज़रूरी है। ऑब्वियसली 3 ही पर्सन बैठ पाएंगे, चौथा नहीं बैठ पाएगा। अब इसकी टेंशन तुम्हें नहीं करनी है, इसकी टेंशन जिसने क्वेश्चन बनाया है उसकी है। तो ये सब चीज़ें नहीं सोचनी कि चौथे का क्या होगा। तो अब जब चीज़ें कम हैं और पर्सन ज़्यादा है, ठीक है, चीज़ें कम है, पर्सन ज़्यादा है। जैसे कि अभी हमने करा कि पर्सन को बैठाना है, पर्सन के लिए चॉइस अगर हम देखें तो पहले पर्सन के पास 3 चॉइस, जो कि गलत कर रहे हैं, ध्यान से लेकिन सुनना। पहले पर्सन के पास P1, P2, P3, P4। हमने पहला पर्सन लिया, उसके पास 3 चॉइस ले ली। दूसरा पर्सन लिया, उसके पास 2 चॉइस, ऑब्वियसली एक के ऊपर एक तो बैठ नहीं सकता। तीसरा पर्सन लिया, उसके पास 1 चॉइस। अच्छा, चौथे को तो हमने मौका ही नहीं दिया, चौथे से हम बायस्ड हो गए, चौथे को तो मौका ही नहीं मिला। लेकिन ऐसा नहीं है, सबको इक्वली मौका मिलना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ वेज बताने होते हैं। तो इस केस में हम चेयर के लिए चॉइस देख लेते हैं। पहली चेयर के पास 4 में से कोई भी एक पर्सन आ जाए। 4 में से कोई भी एक पर्सन आ रहा है तो मतलब हमने सबको ओपन कर दिया, कोई भी आ सकता है। दूसरी चेयर के पास 3 चॉइस, तीसरी चेयर के पास 2 चॉइस। तो 4 × 3 × 2 इज द आंसर, नॉट 3 × 2 × 1 इज द आंसर। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है। और ये
ये आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे चौथे को तो मौका ही नहीं मिला। बात समझ में आ गई होगी। हम देख रहे हैं अभी हम कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं और मोस्ट ऑफ द परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में बिना किसी फॉर्मूले के ही करेंगे क्योंकि एक्चुअल में फॉर्मूला होता भी नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 डिफरेंट कलर्स इन अ रेनबो कैन बी अरेंज्ड इफ ग्रीन मिडिल में, मान लेते हैं ग्रीन मिडिल में 7 कलर होते हैं, सभी को पता है, तो 3 1 2 3 नीचे होंगे और 3 ऊपर होंगे 1 2 3। 3 कलर्स ऊपर और 3 कलर नीचे। अब इसमें भी देखो गड़बड़ करते हैं। ऑब्वियसली 7 कलर हैं, अब बचे कितने, 6 कलर। हमारा काम क्या है, हमारा काम ये 3 कलर ऊपर सेट करना, अरेंज करना, और ये 3 कलर नीचे अरेंज करना। तो अगर ओवरऑल देखें तो हमारा काम है टोटल 6 कलर्स को अरेंज करना। 3 अलग अलग नहीं करना, ओवरऑल बीच में ग्रीन आ गया, 6 कलर्स हैं, पहली लेयर मान लेते हैं ये, तो उसके पास 6 चॉइस, यहाँ के लिए 5 चॉइस, यहाँ के लिए 4 चॉइस, यहाँ के लिए 3 चॉइस, यहाँ के लिए 2 चॉइस, यहाँ के लिए 1 चॉइस, और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, 6 फैक्टोरियल 720। अच्छा, इसमें गड़बड़ क्या करते हैं लोग, 3 कलर्स नीचे अरेंज करने हैं, 3 ऊपर अरेंज करने हैं कितने, 6 कलर्स टोटल थे, 6 कलर्स, 3 ऊपर 3 नीचे। अब यहाँ के लिए 3 चॉइस, यहाँ के लिए 2 चॉइस, यहाँ के लिए 1 चॉइस। अब यहाँ के लिए जो 3 चॉइस तुमने ली हैं, 3 कलर्स लिए हैं, वो इनमें से कौन सा है। जब चीज़ें ज़्यादा हों, डिफरेंट चीज़ें ज़्यादा हों और उसमें से कम ले रहे हैं, 6 में से 3 ले रहे हैं, तो कौन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इनमें से हम कौन से ले रहे हैं, जिसको आगे लेक्चर में हम देखेंगे 6C3 से रिप्रेजेंट करते हैं। 6C3 से लेना है, तो किसी भी कलर या किसी भी चीज़ के लिए बायस नहीं हो सकते कि हम ये वाले 3 कलर लेंगे और ये 3 कलर नहीं लेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमेशा टोटल नंबर ऑफ वेज बताने होते हैं। कोई भी तरीका बचना नहीं चाहिए, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, रिकाउंट नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट तरीके आना चाहिए। तो बात समझ में आ रही होगी कि ये 3 2 1 और ऊपर भी 3 2 1 नहीं चलेगा, मतलब 3 फैक्टोरियल ऊपर अरेंज कर दिया, 3 फैक्टोरियल नीचे अरेंज कर दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि नीचे वाले कलर्स में हम यहाँ बायस्ड हो गए, 3 कलर हमने अपनी मर्जी से चूज कर लिए जो भी, तो ये दिस इज नॉट द आंसर, ये आंसर नहीं है 3 फैक्टोरियल। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं 6 कलर्स हैं, 6 कलर्स अरेंज करने हैं, 1 2 3 4 5 6। पहले कलर के लिए 6 चॉइस, दूसरे के लिए 5 4 3 2 1, एक साथ करना होगा, इंडिविजुअली 3 को अलग अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऊपर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, एक पैक ऑफ कार्ड है जिसमें 52 कार्ड्स हैं, 1 बाय 1 हम निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। डिटरमाइन the number of ways in which definite order in which 2 cards can be drawn in definite order। ठीक है, 52 कार्ड्स है, सिंपल एग्जांपल है, लेकिन इसको एक पर्पस से कर रहे हैं। 62 कार्ड्स हैं, 2 कार्ड निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, तो पहला ही कार्ड निकाला तो उसके लिए 52 चॉइस, दूसरा कार्ड निकाला उसके लिए 51 चॉइस। इस ऑर्डर वर्ड से लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑर्डर मतलब ये होता है कि पहले कौन आ रहा है, फिर दोबारा कौन आ रहा है। तो हमने 52 चॉइस पहले ले ली और 51 चॉइस ऑब्वियसली विदाउट रिप्लेसमेंट है, और पहले क्या आया, जो पहले कार्ड आ चुका है ऑब्वियसली वो दोबारा नहीं आ सकता है, इस वजह से इंडिपेंडेंट है। और जब हम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाते हैं तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट काउंट्स ऑर्डर, इट ऑर्डर, ये ऑर्डर काउंट करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ऑर्डर मतलब पहले कौन आया बाद में कौन आया, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो 52 इंटू 51 सिंपल आंसर।
It is required to seat 5 men and 4 women in a room. Women occupied even place. ठीक है, तो टोटल है 9 पर्सन. कितनी चेयर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 चेयर्स हो गई और 5 मेन हैं, 4 वुमेन हैं. 4 वुमेन को इवन प्लेस पे बैठाना है. तो मेन काम है वो पहले करा जाता है, जो मेन कंडीशन है वो पहले करेंगे. तो 4 ही इवन प्लेस है. सॉरी 8 2 4 6 8 ये इवन नंबर्ड चेयर्स हैं. इसमें 4 वुमेन को बैठाना है. पहले के लिए 4 चॉइस 3 2 1. जितनी चेयर्स हैं उतनी ही वुमेन है. तो ये हो गया. बाकी 5 ऑड चेयर बची जिसमें 5 मेन को बैठाना है. तो बड़ा सिंपल है. 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. तो देख रहे हो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. दिस इज 5 फैक्टोरियल. ये 5 फैक्टोरियल हो गया. और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दिस इज 4 फैक्टोरियल. इसको काउंट कर लोगे ये आ जाएगा आंसर. तो मेन कंडीशन क्या थी यहाँ पे कि वुमेन इवन प्लेस पे आए. तो वो स्टेप पहले करना है, उसके बाद मेन के बारे में सोचेंगे. थ्री रिंग्स देखा होगा. डिफरेंट लेटर्स. किसी सेफ वगैरह में 3 रिंग्स हैं. ए. इस तरह से बी. रोटेट करके हम कोई भी कोड सेट कर सकते हैं जिससे वो ओपन होता है. फाइंड द नंबर ऑफ वेज पॉसिबल टू मेक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट. तो हर एक जगह पे 10 डिफरेंट लेटर लॉक है. वैसे नॉर्मली तो डिजिट लॉक होता है. तो पहला जो डायल है उसके पास कितनी चॉइस है? 10. दूसरे डायल के पास 10. तीसरे डायल के पास 10. पहले डायल में मान लो हमने ए फिक्स करा तो दूसरे डायल में कुछ भी फिक्स कर सकते हैं. जी फिक्स कर सकते हैं. तीसरे डायल में जेड फिक्स कर सकते हैं. कुछ भी कर सकते हैं जो भी गिवन लेटर्स हैं. और कुछ भी फिक्स कर सकते हैं. इंडिपेंडेंट है. लेकिन अगर पता होगा लाइक अगर तुम्हारे पास कोई सेफ है तो उसमें एक ही ओपन करने के लिए सिर्फ एक ही नंबर होता है. लाइक मान लो अगर डिजिट्स हैं तो 000 से ओपन हो रहा है. या कोई भी एक नंबर दे दिया तुमने 786. इसके अलावा अगर कोई भी नंबर डायल करा तो ओपन नहीं होगा. तो सक्सेसफुल अटेम्प्ट एक ही होगा. उसको हमें एक्सक्लूड करना है. तो क्या आ जाएगा? अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट. तो दैट इज 10 क्यूब -1. दिस इज द आंसर. फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं. लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स ईच मार्क्ड विथ 10 डिफरेंट लेटर्स. अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट आता है. यहाँ पे जैसे दे दिया जाता है कि 10 गिवन डिफरेंट लेटर्स. अच्छा, कोई चीज़ अगर गिवन है तो इट मीन्स वो पर्टिकुलर है. मतलब हमें सेलेक्ट नहीं करनी है. ये सब आगे भी काम आने वाला है. ये सारी कंसेप्ट पर्टिकुलर है, सेलेक्ट नहीं करनी. लेकिन अगर गिवन वर्ड नहीं है तो आगे देखेंगे. यहाँ तो चलो ऐसे काम बन गया. 26 अल्फ़ाबेट से हम 10 पहले तो लेटर्स सेलेक्ट करेंगे. 26 C10 से. इसको अभी आगे डिटेल में कॉम्बिनेशन सिलेक्शन में देखेंगे. NCR यूज होता है 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने में आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. उसके बाद फिर ये लगे. लेकिन फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं. लेकिन फिर भी एक आइडिया के लिए हमने बता दिया. नेक्स्ट देखते हैं. हाउ मेनी 10-digit number can be made with odd digit. odd digits कितनी होती हैं? 1 3 5 7 9. अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है. नो टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर सेम. मतलब अगल बगल वाली सेम नहीं होनी चाहिए.
ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक जैसे 3 5 5 नहीं हो सकता, इस तरह से नहीं हो सकता। 3 5 3 5 3 5 ये चलेगा। कंसेक्यूटिव डिजिट्स सेम ना, ठीक है। तो 5 डिजिट्स है हमारे पास, 10 डिजिट नंबर बनाना है हमें। 1 2 3 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहले प्लेस के लिए 5 चॉइस। अब मान लो सपोज कर लो यहाँ पे 3 आ गया, तो अब 3 यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ के लिए 4 चॉइस। सपोज कर लो यहाँ 5 आ गया, तो 5 यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ के लिए 4 चॉइस। सपोज कर लो यहाँ 7 आ गया, तो अब 7 यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ के लिए 4 चॉइस। सपोज कर लो यहाँ 9 आ गया, तो अब 9 यहाँ नहीं आ सकता, 4 चॉइस। 4 4 4। तो बाकी जो 9 प्लेसेस बचे उन सब के लिए 4 चॉइस है। तो दिस इज 5 into 4 की पावर 9। दिस इज द आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ नो टू बुक्स आर अलाइक, मतलब जितनी ये बुक्स हैं सब डिफरेंट हैं। डिफरेंट और आइडेंटिकल का बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इन हाउ मेनी वेज टू रेड बुक्स मान लेते हैं R1 R2, 3 ग्रीन बुक्स G1 G2 G3, 4 ब्लू बुक्स B1 B2 B3 B4 are arranged on a shelf so that all books of same color are together। ठीक है, तो जैसा कि हमने बनाया इसी को बंच बना लेते हैं, इसको एक साथ पैक कर लेते हैं। 3 ग्रीन एक साथ आएंगी, 4 ब्लू एक साथ आएंगी। तो पहले तो ये आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं। 3 बंच हैं, 3 पैकेट हैं और उसको एक शेल्फ में अरेंज करना है। तो 3 पहले प्लेस के लिए 3 चॉइस, दूसरे प्लेस के लिए 2 चॉइस, तीसरे प्लेस के लिए 1 चॉइस। 3 पैकेट हैं, पहला पैकेट, दूसरा पैकेट, मतलब सेम कलर की बुक्स को हमने एक पैकेट में रख लिया और शेल्फ में लगा दिया। तो पहले प्लेस के लिए 3 चॉइस, ब्लू वाली आ सकती है, ग्रीन वाली आ सकती है और रेड वाली आ सकती है। दूसरे के लिए 2 1। तो पहले तो हमने पैकेट्स अरेंज कर दिए 3 फैक्टोरियल्स। अब रेड वाली आपस में तो अरेंज हो ही सकती है, ये इधर और ये इधर, 2 फैक्टोरियल्स है। ग्रीन वाली आपस में अरेंज हो सकती है, 3 फैक्टोरियल्स है। एंड ब्लू वाली आपस में अरेंज हो सकती है, 4 फैक्टोरियल्स। सिंपल। तो बिल्कुल बेसिक से समझना है, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होता है। और क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये बात दिमाग में रखनी ही रखनी है, ठीक है। तो इसके आगे अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एडिशन प्रिंसिपल और उसके कुछ एप्लीकेशन देखेंगे।